अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। हमने पिछली वीडियो में कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन और फंक्शन को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम उसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आज की एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 3.3 जो है वो सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि फॉर ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। ये हमें एक सेट दिया गया है, सेट ए, जिसकी तादाद 1 से लेकर 4 तक है। तो हमने अब इसका करना क्या है कि फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। हमने ए के रिलेशंस फाइंड करने हैं। अब आप रिलेशन का कंसेप्ट जो है वो रिवाइज करें कि रिलेशन हमारे पास क्या होता है। हमने बात की थी कि कोई भी हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसका जो सबसेट होता है वो हमारे पास रिलेशन होता है, यानी कि सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज रिलेशन। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होना चाहिए। इस क्वेश्चन में कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं दिया गया, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम खुद फाइंड करेंगे, फिर उसके सब सेट जो हैं हम वो फाइंड करेंगे, तो हमारे पास रिलेशन हो जाएंगे। रिलेशन फाइंड करने के बाद हमने डोमेन और रेंज को भी जो है वो फाइंड करना है। वो भी कंसेप्ट है कि ऑर्डर्ड पेयर में जो हमारे पास पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन होती है और उससे अगला यानी कि लास्ट वाला एलिमेंट वो हमारे पास रेंज होती है। तो हमने रिलेशन फाइंड करना है इस पार्ट का, यानी कि एक्स वाई साइड दैट वाई इज इक्वल टू एक्स। वो वाले हमने ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जो इक्वल हो, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हों। तो हमारे पास पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, वो हमारे पास नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं कि दो सेट्स को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उनका जो आंसर आता है वो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अब देखें, इसमें सिर्फ एक सेट दिया गया है, कोई दूसरा सेट नहीं है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमने फाइंड करना ही करना है, क्योंकि हमने रिलेशन फाइंड करना है। तो हम सेट ए को ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए क्रॉस ए हम लेंगे तो वो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा ए का। एक क्रॉस ए हमने कैसे करना है कि एक एलिमेंट को हमने एक एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 क्रॉस 1 2 3 4। अब हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन सीखी थी पिछले इसकी वीडियो में, जब हमने इसकी थ्योरी को डिस्कस किया था कि जब कोई सेट मल्टीप्लाई होता है तो जिस एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहता है उसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख देते हैं। अब हमारे पास ये एलिमेंट 1 है, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इसका ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, यानी कि 1,1 और इसके इर्द गिर्द स्मॉल ब्रैकेट। इस तरह जब 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 1,2। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जब दो सेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उनको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख देते हैं। अब 1 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1,3। इस तरह 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1,4। अब 1 की मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो गई, अब हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है अगले सारे एलिमेंट के साथ। तो 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 2 और 1 का। इस तरह 2 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 2 और 2 का। इस तरह 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2,3। 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2,4। अब 2 की मल्टीप्लिकेशन इस सेट के साथ मुकम्मल हुई। अब हमने 3 को आगे मल्टीप्लाई करना है, तो वो कैसे होगा कि 3 या 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा 3,1। इस तरह जब 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा 3,2। उसके बाद 3 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3,3, यानी कि ये ऑर्डर्ड पेयर बनते जाएंगे। जो नंबर जिस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा वो उसका ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। इस तरह 3,4 जब 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब 3 की मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हुई, अब हमने 4 को आगे मल्टीप्लाई करना है। जब 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा 4 1 का ऑर्डर्ड पेयर। इस तरह 4 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो बनेगा 4,2। 4 3 के साथ होगा तो 4,3, और जब 4 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा 4,4। ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया है ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है। अब हमें अभी तक हमने रिलेशन फाइंड नहीं किया, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड क्यों किया है? रिलेशन को फाइंड करने के लिए हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया है, क्योंकि जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। हमने जो रिलेशन फाइंड करना है वो इसी सेट यानी कि ए क्रॉस ए का कोई सबसेट होगा। तो अब हमने किस चीज़ का रिलेशन फाइंड करना है? हमने इस चीज़ का रिलेशन फाइंड करना है कि एक्स वाई साइड दैट वाई इज इक्वल टू एक्स। एक्स वाई यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर्ड पेयर्स को। हमने वो वाले ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं कि उन दोनों के एलिमेंट जो है सेम हो, यानी कि एक्स और वाई आपस में इक्वल हो। तो वो कौन कौन से हैं? एक हमारे पास आएगा 1,1। अब देखें इसमें जो वाई है वो भी 1 है, एक्स भी 1 है, यानी कि दोनों की वैल्यू 1 है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स हम लिख सकते हैं। इस तरह हमारे पास 2,2 है, तो y की वैल्यू भी 2 है, x की वैल्यू भी 2 है, यानी कि y इज़ इक्वल टू एक्स है। उसके बाद 3,3 आएगा, तो इसमें भी y इज़ इक्वल टू एक्स है, x की वैल्यू भी 3, y भी 3 है, और 4,4 है, तो x की वैल्यू भी 4, y की वैल्यू भी 4। ये थी हमारे पास इसका रिलेशन आ गया। उसके बाद हमने फाइंड करना है इस रिलेशन की डोमेन और रेंज। तो रिलेशन की डोमेन और रेंज, डोमेन क्या होती है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आ रहे हैं उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो हमारे पास डोमेन होगी,
और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारा और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो उसकी रेंज होती है। अब देखें आप इस रिलेशन में हमारे पास ये ऑर्डर पेयर बन रहा है 1,1, तो इसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो उसकी डोमेन होगी। इस तरह 2,2 में जो पहला एलिमेंट यानी कि 2 है वो उसकी डोमेन है। उसके बाद 3,3 में इसका पहला एलिमेंट 3 है, वो भी इसकी डोमेन में आ जाएगा। उसके बाद ऑर्डर पेयर 4,4 में इसका पहली एलिमेंट 4 है, तो वो इसकी डोमेन में आ जाएगा। अब रेंज हमने किस तरीके से लिखनी है कि जो सेकंड एलिमेंट है 1 2 3 4, तो वो उसकी रेंज हो जाएगी। पहला एलिमेंट उसकी डोमेन होता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो उसकी रेंज होता है। तो ये इसकी डोमेन और रेंज आपस में इक्वल आती हैं, यानी कि 1 2 3 4। उसके बाद सेकंड पार्ट है कि हमने अब इसमें वो रिलेशन फाइंड करना है कि अगर हम दो ऑर्डर्ड पेयर को जो है ऐड करते हैं तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास 5 के इक्वल आता है। यानी कि एक्स वाई हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, वो वाला ऑर्डर्ड पेयर है कि अगर हम उनको ऐड करें वाई प्लस एक्स करें या एक्स प्लस वाई करें तो उसका जो आंसर है वो हमारे पास 5 के इक्वल आता है। तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा, वो हमने पहले पार्ट में फाइंड कर लिया है। तो उसकी हमने यहाँ पर वैल्यू लिख ली कि एक राशि हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आता है। जब भी आपने रिलेशन फाइंड करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट मौजूद हो। अगर अब मौजूद नहीं है तो आपको जो सेट दिया गया है आप उसको उसके ज़रिए कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब हमने वो वाले ऑर्डर पेयर जो है ढूंढने हैं कि अगर हम उनको ऐड करें तो उनका आंसर जो है वो हमारे पास 5 के इक्वल आए, और वही चीज़ हमारे पास रिलेशन होगी। रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं, तो आर इज़ इक्वल टू, अब देखें 1 और 4 अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो हमारे पास 5 आता है। तो ये रिलेशन में हमारे पास ऑर्डर पेयर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास 2 और 3 है, अगर हम उनको ऐड करते हैं तो वो भी हमारे पास 5 के इक्वल आता है। उसके बाद 3 और 2 है, 3,2, उसका आंसर भी हमारे पास 5 के इक्वल आता है जब हम इनको ऐड करेंगे। इस तरह हमारे पास 4,1 है, तो उसका आंसर भी हमारे पास 5 के इक्वल आता है। यानी कि वो वाले हमने ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने हैं कि अगर हम उनको ऐड करें तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास 5 के इक्वल है। अब हमने ये हमारे पास रिलेशन आ गया, और अगर आप गौर करें तो ये जो रिलेशन है ये इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। यानी कि ये जो रिलेशन के हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं ये इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कंटेन कर रहे हैं। ये हमारे पास रिलेशन आ गया, और उसके बाद हमने डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। डोमेन किस तरीके से फाइंड करेंगे कि जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होता है वो हमारे पास डोमेन होती है। इसका पहला एलिमेंट देखें, इधर 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4, ये इसके पहले एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये हमारे पास डोमेन आ गई। और रेंज क्या होती है कि जो सेकंड एलिमेंट होता है 4 3 2 1 या 1 2 3 4 भी आप लिख सकते हैं। सो इस पार्ट में भी इसकी डोमेन और रेंज जो है वो सेम आई है। उसके बाद थर्ड पार्ट है, अब इसमें हमने क्या करना है कि एक्स वाई साइड दैट वाई प्लस एक्स इज लेस देन 5 हमने वो वाला ऑर्डर्ड पेयर जो है वो लिखनी है रिलेशन के अंदर कि अगर हम उनको ऐड करें तो उनका जो आंसर है वो लेस देन 5 आए, यानी कि 1 आए 2 3 4, लेकिन 5 से लेस हो, तो वो वाले ऑर्डर्ड पेयर हमने इसमें लिखने हैं। तो एक्स वाई, इसके लिए भी सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, वो हमने फाइंड कर लिया पहले पार्ट के अंदर, तो दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब हमने वो वाले ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं कि उनको ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आए वो लेस देन 5 आए। तो वो कौन से हो सकते हैं कि एक हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर आएगा 1 1 का, इनको हम ऐड करें तो हमारे पास 2 आता है जो कि लेस देन 5 है। इस तरह 1 और 2 अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास 3 आता है, लेस देन 5 है। 1 और 3 को ऐड करें तो वो हमारे पास 4 आता है, वो भी हमारे पास लेस देन 5 है। अब 1 और 4 का ऑर्डर पेयर हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमने वो वाले ऑर्डर पेयर लेने कि उनको ऐड करने से हमारे पास आंसर जो है वो लेस देन 5 आए। अगर हम 1 और 4 लेते हैं, इनको हम ऐड करें तो वो हमारे पास 5 बनता है, यानी कि इक्वल टू 5 आता है, लेकिन हमने लेस देन 5 लेने हैं तो ये हमारे पास नहीं आएगा। उसके बाद 2,1 आएगा कि इसको ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 3 बनता है। इस तरह 2,2 है, उसको भी ऐड करने से हमारे पास आंसर जो है वो 4 आएगा जो कि लेस देन 5 है। यानी कि वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिनको ऐड करने से हमारे पास आंसर जो है वो लेस देन 5 आए। तो हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर आ गए कि अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो लेस देन 5 आता है, और यही चीज़ हमारे पास रिलेशन आएगी। ठीक है, ये वाला रिलेशन हमने फाइंड करना था, वो वाले ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने थे। और आप इसकी डोमेन और रेंज भी आप देख लें कि इसकी डोमेन क्या होती है कि पहला एलिमेंट डोमेन 1 2 और 3, तो इसकी रेंज हमारे पास 1 2 3 आ जाएगी। अब देखें 1 जो है वो 3 टर्म में आ रहा है, तो 1 को हम एक दफ़ा लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि 1 को हम 3 दफ़ा लिखेंगे, लेकिन 1 जो है 3 टर्म में आ रहा है, यानी कि 3 ऑर्डर्ड पेयर में आ रहा है, तो 1 को हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। उसके बाद 2 और 3 इसकी डोमेन बन गई, और इसकी रेंज भी ये बनती है कि जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज होती है 1 2 और ये 3। चौथा पार्ट है कि इसमें हमने वो वाले ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो लिखने हैं कि अगर हम उनको ऐड करें तो उनका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 5 आए, यानी कि 6 7 8 अप टू सो ऑन।
पिछले पार्ट में हमने वो वाले ऑर्डर पेयर लिखने थे कि अगर उनको हम ऐड करें तो वो लेस देन 5 आए, लेकिन इस पार्ट के अंदर वो हमें कहता है कि वो वाले ऑर्डर पेयर आप लिखें कि अगर हम उनको ऐड करें तो उसका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 5 आए, यानी कि ये इसका हमने रिलेशन लिखना है। तो आप इसमें ऑर्डर पेयर फाइंड करें। ऑर्डर पेयर कैसे फाइंड करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट से वो वाले ऑर्डर पेयर के उनको ऐड करने से हमारे पास आंसर जो है वो ग्रेटर देन 5 आए। अब देखें 1 और 1 को ऐड करें तो वो 2 आता है, लेस देन 5 है। इस तरह 1 और 2 को ऐड करें तो वो हमारे पास 3 आता है। 1 और 4 को ऐड करें तो वो हमारे पास 5 आता है, जो कि इक्वल टू 5 है। लेकिन हमने वो वाले ऑर्डर पेयर लेने हैं जो ग्रेटर देन 5 हो। तो हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर आएगा 2 और 4 का। अगर हम उनको ऐड करें तो हमारे पास 6 आता है, जो कि ग्रेटर देन 5 है। हमने 2 और 4 को इसके रिलेशन में लिख लिया। इस तरह हमारे पास 3,3 है, ये ऑर्डर पेयर आएगा कि अगर हम इनको ऐड करें तो आंसर हमारे पास 6 आता है। उसके बाद 3, 4 है, इनको ऐड करें तो हमारे पास 7 आता है। उसके बाद 4, 1 है, लेकिन ये इक्वल टू 5 आता है, तो ये इसके रिलेशन में नहीं आएगा। उसके बाद 4, 2 है, इनको हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर 6 आता है, तो ये भी इसके रिलेशन में आ जाएगा। उसके बाद 4, 3 है और 4, 4 है, ये भी इसके रिलेशन में आ गया। हमने इसकी अब डोमेन लिखनी है। तो डोमेन कैसे लिखनी है कि जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो उसकी डोमेन होगी। 2, 3 और 4 इसकी डोमेन आ जाएगी, क्योंकि ये एलिमेंट जो है वो पहले नंबर पे आ रहे हैं, यानी कि ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट है। और उसके बाद रेंज जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे पास 4, 3, 2 आएगा, या 2, 3, 4 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इजी से क्वेश्चन है, बस सबसे पहले आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, और उसके बाद जो आपको वो रिलेशन देता है, यानी कि वो वाले ऑर्डर पेयर फाइंड करें कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, वो वाले ऑर्डर पेयर आपने ढूंढ के लिख लेने हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसमें हमने बताना है कि जो हमें डायग्राम दी गई हैं इसमें से कौन सी फंक्शन है और कौन सी नहीं है। अगर वो फंक्शन है तो फंक्शन की कौन सी टाइप है। हमने पिछली वीडियो में फंक्शन और उसकी टाइप को बहुत डिटेल से जो है वो डिस्कस किया था, तो वो वीडियो आप लाजमी देखें, क्योंकि उसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स फंक्शन, कि जो हमें नीचे डायग्राम दी गई हैं उनमें से कौन सी डायग्राम जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, एंड ऑफ विच टाइप, और फंक्शन की कौन सी टाइप को वो रिप्रेजेंट करती हैं। पहली डायग्राम में देखें 1, 2, 3 सेट ए में है और ए, बी, सी, डी। हमने फंक्शन की बात की थी कि जो हमारे पास अगर कोई से दो सेट ए और बी हैं, और अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के सिर्फ एक एलिमेंट को मैप करता है, तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। अब अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास जो 1 है वो ए को भी मैप कर रहा है, बी को भी मैप कर रहा है, तो ये इस कंडीशन पे सेटिस्फाई नहीं करता, यानी कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के सिर्फ एक एलिमेंट को मैप करे। यहाँ पर 1 जो है वो 2 एलिमेंट को मैप कर रहा है, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन को ही फुलफिल नहीं करता कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट को जो है वो मैप करें। यहाँ पर 1 जो है वो 2 एलिमेंट को मैप कर रहा है, तो ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं होगा। सेकंड डायग्राम में देखें कि ये हमारे पास फंक्शन है कि हर एलिमेंट जो है सेट बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट को मैप कर रहा है। ए जो है वो 1 को मैप कर रहा है, बी 3 को और सी 5 को। अगर ये फंक्शन है तो हमने बताना है कि ये फंक्शन की कौन सी टाइप है। तो आप देखें ये हमारे पास 1, 1 फंक्शन बन रहा है, यानी कि सेट ए के जो एलिमेंट हैं उनकी डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, यानी कि एफ ऑफ ए जो है वो इक्वल है 1 के, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 3, यानी कि इनकी डिस्टिंक्ट इमेजेस आ रही हैं। और उसके बाद ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन भी है कि सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट को जो है वो मैप कर रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप फंक्शन और उसकी टाइप की जो थ्योरी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की है, वो वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको इसकी समझ नहीं लगेगी। तो सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट के साथ भी मैप कर रहा है, ठीक है, यानी कि सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं है। तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन भी है, ये हमारे पास 1, 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। तो वो फंक्शन जो 1, 1 भी हो और ऑन टू भी हो वो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। थर्ड पार्ट है, ये भी हमारे पास सेम वैसे ही है कि 1, ये हमारे पास फंक्शन 1, 1 भी है और ऑन टू भी है, बिल्कुल सेम सेकंड पार्ट की तरह। तो ये भी हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद चौथा पार्ट है, सबसे पहले आप देखें क्या ये फंक्शन है, तो ये बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि सेट ए का हर एलिमेंट जो है सेट बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट को मैप कर रहा है, यानी कि 1 जो है वो एक्स को मैप कर रहा है, तो अब 1 किसी और एलिमेंट को मैप ना करे। इस तरह एम एक्स को मैप कर रहा है तो एम अब कोई और एलिमेंट को मैप ना करे, और एन जो है वो जी को मैप कर रहा है। तो ये हमारे पास फंक्शन तो है। उसके बाद हमने बताना है कि फंक्शन की कौन सी टाइप है। अब देखें ये हमारे पास 1, 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि सेट ए के जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज नहीं आ रही, यानी कि एफ ऑफ 1 अगर हम पुट करें तो भी हमारे पास आंसर जो है वो एक्स आता है, और एफ ऑफ एम अगर हम पुट करें तो भी हमारे पास आंसर एक्स आता है। तो ये हमारे पास 1, 1 फंक्शन नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे क्या ऑन टू फंक्शन है,
तो देखें ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि जो सेट बी है उसके तमाम एलिमेंट जो है वो मैप नहीं कर रहे सेट एक एलिमेंट से। यहाँ पर वाई जो है वो सिंगल खड़ा है, यानी कि किसी भी एलिमेंट को मैप नहीं कर रहा। तो यानी कि तो हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन की रेंज है वो सेट बी के इक्वल नहीं है, यानी कि रेंज ऑफ द फंक्शन एफ नॉट इक्वल टू बी। तो वो फंक्शन जिसमें हमारे पास फंक्शन की रेंज जो है वो को डोमेन यानी कि सेट बी के इक्वल ना आए, तो वो हमारे पास इन टू फंक्शन होता है। तो ये हमारे पास इन टू फंक्शन आ गया। इसमें हमने जस्ट ये बताना है कि ये फंक्शन है, अगर है तो फंक्शन की कौन सी टाइप है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि हमें दो फंक्शन दिए गए हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 2 और एच ऑफ एक्स हमें दिया गया x² + 1। तो हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है कि जी ऑफ ज़ीरो, जी इंटू ज़ीरो की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें हमें जी ऑफ एक्स दिया गया है, तो हमने जी ऑफ ज़ीरो फाइंड करना है, यानी कि अगर हम एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर दें तो हमारे पास जी ऑफ ज़ीरो आ जाएगा। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी गई है 3x + 2 और जी ऑफ ज़ीरो हमने फाइंड करना है। तो आप एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर दें, वो हमारे पास जी ऑफ ज़ीरो आ जाएगा। अब हम x की जगह ज़ीरो पुट कर रहे हैं, तो इस पूरी इक्वेशन में हमने x की जगह ज़ीरो पुट करना है। जी इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू 3x की जगह ज़ीरो + 2। तो 3 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो जब भी किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर हमेशा ज़ीरो आता है। तो 3 इंटू ज़ीरो ज़ीरो + 2, तो जी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास 2 के इक्वल आ गई। सिंपल सा पार्ट था। सेकंड है कि अब हमने जी इंटू -3 की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें जी ऑफ एक्स गिवन है, अगर हम x की जगह -3 को पुट कर देते हैं तो वो हमारे पास जी ऑफ -3 की वैल्यू आ जाएगी। तो आप जी ऑफ एक्स में x इज इक्वल टू -3 पुट करें, x की जगह हमने -3 पुट करना है। तो g इंटू -3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह -3 आ गया +2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 इंटू 3 9 + 2 और -9 + 2 हमारे पास -7 इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है जी इंटू 2/3, यानी कि x की जगह अब हम 2/3 पुट करेंगे। तो जी ऑफ एक्स हमें ये गिवन है 3x + 2, एक्स की जगह 2/3 पुट किया, 3 इंटू 2/3। अब देखें ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, या कैंसिल अगर आप नहीं करते तो ये 3 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6/3, और जब 3 और 2 6 आ जाएगा, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2 + 2। तो जी ऑफ 2/3 की वैल्यू हमारे पास 4 के इक्वल आ गई। बस जो जिस नंबर की या जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है वही नंबर आप x की जगह पुट कर दें तो आपका आंसर जो है वो उसको सॉल्व करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है कि h ऑफ 1, हमें h ऑफ x गिवन है x² + 1 और h ऑफ 1 हमने फाइंड करना है। तो आप x की जगह सिंपली 1 पुट कर दें तो आपके पास h ऑफ 1 की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। x की जगह 1 पुट किया, h ऑफ 1 इज इक्वल टू x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर + 1 और 1 + 1 हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। पांचवा पार्ट है कि h इंटू -4, हमें h ऑफ x गिवन है, तो h इंटू -4 जो है वो हमने फाइंड करना है। तो आप x की जगह सिंपली -4 पुट कर दें उस पूरी इक्वेशन में, तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। h ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1 और x की जगह हम -4 पुट करेंगे तो h इंटू -4 इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर, x की जगह हमने -4 पुट किया +1, -4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी कि -4 जो है वो -4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो 16 + 1 इज इक्वल टू 17 आ गया। उसके बाद हमने फाइंड करना है h इंटू -1/2, तो आप x की जगह -1/2 पुट करें तो x स्क्वायर है, -1/2 का स्क्वायर बन जाएगा +1, -1/2 का स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास बनता है 1/4 + 1। अब आप इसका एलसीएम लें कि 1/4 + 1 है, तो 4 इसका एलसीएम आएगा, तो 1 + 4 डिवाइडेड बाई 4, 1 + 4 हमारे पास 5 के इक्वल आ गया और ये हमारे पास 5 और 4 आ गया। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे, बस आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है एक्स, आप उस एक्स की जगह उस वैल्यू को पुट कर लें और उस इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इससे अगले क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।